नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों ये क्लास है जो अपनी आज 6 क्लास यानी 6वीं क्लास है। इससे पहले हमने 5 क्लासें पढ़ी हैं, वो आपने डिटेल से देखी भी होगी। देखिए आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है चौहानों का इतिहास यानी प्रमुख राजवंशों के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। देखिए आज जो डिस्कस करेंगे हम डिटेल से वो है चौहानों का इतिहास। इसके बारे में हम जानेंगे कि चौहानों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है और कौन कौन से इसमें चौहानों की बात करेंगे, वो उसकी शाखाओं के बारे में बात करेंगे। इन संपूर्ण डिटेल से हम बात करेंगे चौहानों के बारे में। तो देखिए अगर चौहानों के बारे में ये बात करें कि इनका संस्थापक या फिर आदि पुरुष किसे माना जाता है, तो वो देखिए वासुदेव चौहान को, ध्यान रखना, वासुदेव चौहान को इसका आदि पुरुष भी कहा जाता है। जो आदि पुरुष होता है वो ही संस्थापक होता है, संस्थापक को ही आदि पुरुष कहा जाता है। तो ध्यान रखना, वासुदेव चौहान को चौहानों का आदि पुरुष माना जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि चौहान वंश की जो स्थापना की थी वो वासुदेव चौहान ने की थी। और कब की थी? तो 551 ईस्वी में की है। तो ये भी ध्यान रखें, 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने चौहानों की जो वंश है उसकी स्थापना की थी। और कहाँ पे की थी? देखिए स्थान की अगर बात करें तो ये सांबर झील के आसपास में की थी। सांबर झील के जो आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पे ही इन्होंने क्या की थी? अपनी जो चौहान वंश की स्थापना की थी। अब देखिए जो सांबर झील के आसपास का क्षेत्र होने के कारण ही इसे चौहान नाम दिया गया। और उसी क्षेत्र को, जहाँ पे चौहान होते हैं, उसी क्षेत्र को क्या है? चौमान कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना, चौमान इसे और सपाद लक्ष भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। और सपाद लक्ष का अगर मतलब जाने तो देखिए 1.25 लाख जो गांव हैं उनका इकट्ठा जो समूह होता है उसे सपाद लक्ष कहा जाता है। इसलिए सांबर झील के आसपास का जो क्षेत्र था जहाँ पे चौहान बसे थे वो स्थापना की थी वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में। देखिए आगे बात करेंगे, देखिए इनकी उत्पत्ति के बारे में, क्योंकि जो सर्वाधिक जो प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं वो इसके बाद यही देखने को मिलते हैं कि इनकी उत्पत्ति कहाँ कहाँ और किस किस प्रकार और किन किन ने मानी है। तो इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए इनकी जो उत्पत्ति मानी जाती है वो 4-5 प्रकारों से मानी जाती है। तो देखिए दोस्तों, अग्निकुंड से जो उत्पत्ति मानी जाती है उसमें ये कहा जाता है कि पृथ्वीराज रासो के अनुसार ये माना जाता है कि अग्निकुंड से इनकी या फिर अग्निवंशीय इन्हें कहा जाता है। वो किस प्रकार कहा जाता है? देखिए पृथ्वीराज रासो है, उसके रचयिता है वो चंद्रवरदाई है। ये आपने अच्छे से पहचाना होगा कि देखिए जो पृथ्वीराज रासो है उसको जो लेखक हैं वो है चंद्रवरदाई। अब इन्होंने ये माना है कि जो राजवंश चौहान राजवंश की उत्पत्ति हुई है वो अग्निकुंड के माध्यम से हुई है। जब गुरु वशिष्ठ थे, जब यज्ञ कर रहे थे आबू पर्वत पर जो कि सिरोही में स्थित है, वहाँ पर जब यज्ञ कर रहे थे तो उस समय जो राक्षस जाति के लोग थे वहाँ पे यज्ञ को परेशान करते थे, यानी यज्ञ सफल नहीं होने देते थे। कभी मदिरा करते थे तो मदिरा गिरा देते थे, कभी मांस गिरा देते थे, कभी हड्डियाँ गिरा देते थे। इस प्रकार की वो क्रियाएं करते थे। इस वजह से यज्ञ हमेशा सफल नहीं हो पाता था। इस कारण जब गुरु वशिष्ठ है जो यज्ञ कर रहे थे तो उसमें से कुछ जातियों को उन्होंने उत्पन्न किया जिनके कारण की भाई यज्ञ की वो रक्षा करे। तो यज्ञ की रक्षा के लिए ही इन्होंने कुछ जातियों को उत्पन्न किया, जैसे चालुक्य हो गया, परमार हुआ, प्रतिहार हुआ और चौहान। तो इस प्रकार की जातियां उन्होंने उत्पन्न की। तो पहले तो उन्होंने चालुक्य, परमार इत्यादि जातियां उत्पन्न की, तब ये लगातार क्रम से क्या करे, इन यज्ञ को बचाने का प्रयास किया। लेकिन जब यज्ञ को नहीं बचा पाए, लास्ट में उन्होंने उत्पन्न किया चौहान वंश को। तो जब चौहान वंश को उत्पन्न किया तो चौहानों ने राक्षसों से यज्ञ को बचाया और यज्ञ सफल भी हुआ। तो इस कारण चौहानों को थोड़ा शक्तिशाली ज़्यादा माना जाता है, जो क्योंकि अंतिम रूप से इनको उत्पन्न किया गया था। तो इस प्रकार का जो तथ्य माना जाता है कि एक चौहान या फिर राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है वो किस प्रकार हुई है? अग्निवंशीय यानी अग्निकुंड के द्वारा उत्पन्न हुआ है। तो और इसका अगर समर्थन की बात करें तो मोणोत नैणसी भी इस बात का समर्थन करता है, सूर्यमल मिश्रण भी इस बात का समर्थन करता है। अब देखिए अग्निकुंड से जो उत्पन्न हुए हैं तो उसके अलावा और भी कई लेखक हैं या फिर और भी कोई लोग हैं जिनको अनेक प्रकार से उत्पन्न होना मानते हैं। जिसमें अगर देखें तो विदेशी, देखिए जो ये राजवंश है, चौहान है इत्यादि जो राजवंश है, आप स्पेशली यहाँ पे चौहान की बात करें तो चौहानों के बारे में पढ़ें। तो चौहानों की जो उत्पत्ति और किसी प्रकार से मानते हैं तो विदेशी भी मानते हैं कि ये यहाँ के वंशज ना होते हुए विदेश के वंशज हैं। ऐसा मानने वाले हैं कर्नल जेम्स टोड और विलियम कुर्क। ये मानते हैं कि ये शक, कुषाण या हूण इत्यादि विदेशी जातियों के वंशज हैं। आगे देखिए सूर्यवंशी, ध्यान रखना, सूर्यवंशी से जो उत्पन्न मानते हैं कि ये जो सूर्यवंश से उत्पन्न हुए जातियाँ हैं तो वो है GH ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा
और पृथ्वीराज विजय में भी ऐसा माना गया है, और हम्मीर महाकाव्य में भी, और हम्मीर रासों के अंतर्गत भी ये माना गया है। और पृथ्वीराज विजय के जो लेखक है वो जयानक, ये संस्कृत का एक अद्भुत ग्रंथ है। हम्मीर महाकाव्य की बात करें तो नयन चंद सूरी ने किया है, और हम्मीर रासों की बात करें तो जोधराज ने इसका लेखन किया है। तो ये विशेष है जो इनको मानते हैं कि ये जो चौहान वंश है उनकी उत्पत्ति सूर्यवंशी या क्षत्रिय वंशीय मानते हैं। उसके बाद बात करते हैं चंद्रवंशी। जो चंद्रवंशी मानते हैं वो हंसी शिलालेख है उसके द्वारा माना जाता है कि ये जो वंशज है ये कौन से वंशज है, चंद्रवंशी है। आगे बात करें वत्स गोत्रीय। देखिए वत्स जाति के जो गोत्र में उत्पन्न ब्राह्मण माने जाते हैं उनको बिजौलिया शिलालेख के अनुसार माना जाता है। और बिजौलिया शिलालेख है वो भीलवाड़ा के अंतर्गत देखने को मिला है, वहाँ पे ये पाया गया था। तो ध्यान रखना, बिजौलिया शिलालेख के अंतर्गत ये माना जाता है कि ये जो जाति है इसका उत्पन्न कहाँ से हुआ है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों के द्वारा। ब्राह्मण भी कौन से, वत्स गोत्र के। तो ये ध्यान रखना, ये चीज़ें हैं जो क्लैरिफाई करती है कि इनका जन्म कहाँ कहाँ और किस किस प्रकार से हुआ माना जाता है और किस प्रकार से। क्योंकि परीक्षा में आपको जो प्रश्न देखने को मिलता है वो यही देखने को मिलता है कि सूर्य वंश से उत्पन्न कौन मानता है, तो आपको ये ऑप्शन दिख जाएंगे, तो इनको आपको देखना है। तो ये चीज़ें आपको कंठस्थ कर लेनी है क्योंकि प्रश्न देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर आपको यही देखने को मिला कि कर्नल जेम्स टोड जो चौहानों की उत्पत्ति मानता है वो किस प्रकार मानता है। तो कर्नल जेम्स टोड विदेशी मानता है कि ये विदेशी जातियां हैं जो विदेशों से उत्पन्न हुई है, यहाँ से उत्पन्न नहीं हुई है। तो ये सभी साक्ष्य आपको अच्छे से रख लेने हैं। उसके बाद देखिए गुहक, जो गुहक शासक हुआ था वो एकमात्र ऐसा सर्वप्रथम ऐसा शासक था जो कि अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था। तो ये ध्यान रखना, ये प्रथम स्वतंत्र शासक था, शासक सर्वप्रथम जो ये शासक बना था कि अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित किया था इसने। प्रतिहारों, ये क्या है कि पहले प्रतिहारों के वो क्या थे, सामंत थे। यानी जितने भी पहले चौहान या फिर इत्यादि जो जातियां ही चारों जातियां, चालुक्य हो गई, परमार हो गया, प्रतिहार हो गया, ये सभी क्या है एक दूसरे के अंडर में रहते थे। वैसे ही जो चौहान वंश थे वो प्रतिहारों के क्या थे, सामंत रहते थे। लेकिन जब बाद में इन्होंने सब अपने आप को प्रतिहारों से क्या किया, अपने आप को अलग किया और एक ना स्वतंत्र शासन करना स्टार्ट कर दिया, तो ये किया है गुहक ने। तो ये सीधा सीधा प्रश्न बनता है कि अपने आप को स्वतंत्र शासक बनाने वाला पहला चौहान शासक कौन था, है तो गुहक था, जो कि प्रतिहारों से अपने आप को स्वतंत्र करके, जो कि प्रतिहारों की अगर बात करें कि उसका अंतिम शासक था वो था यशपाल, उससे अलग रहकर ये इन्होंने प्रथम क्या है कि स्वतंत्र शासक करना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए ये गुहक है, इन्होंने हर्षनाथ मंदिर जो कि सीकर में जो हर्षनाथ मंदिर है वहाँ पे क्या है कि हर्षनाथ मंदिर की स्थापना की थी। तो ये की थी हर्षनाथ स्थापना गुहक ने ही की थी। उसके बाद देखिए चहमान, आपने सुना होगा कि चौहानों को ही चहमान या फिर चाहमान कहा जाता है। और ये जो नाम दिया जाता है, ऐसा बताया जाता है कि ये जो नाम दिया था वो जयानक ने दिया था। जयानक की रचना है पृथ्वीराज विजय, यह भी आपने पढ़ा है कि जयानक ने ही ये नाम दिया था। और इस नाम में इन्होंने बताया है कि चहमान इनको नाम क्यों दिया गया है। तो चहमान में इन्होंने बताया चाप हरि मान ने, इसका मतलब है, चाप का मतलब होता है ये धनुष बाण चलाने में अपने आप को अच्छा समझते थे, अच्छी इनमें योग्यता थी धनुष बाण चलाने की। हरि का मतलब है ये हरि भक्ति में लीन थे, तो ये ध्यान रखा, भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। और मान यानी अतिथियों का मान सम्मान करते थे। और न्याय का मतलब हो नियम या फिर नीति के पालक थे। तो इस प्रकार से ये चहमान इनको नाम दिया गया। अगर बात करें, देखिए ये चीज़ें तो हैं इनके उत्पन्न से संबंधित, जो कि ये सामान्य बातें हैं और प्रश्न ज़्यादातर देखने को मिलता है इसी से देखने को मिलता है। तो आपको ये स्पष्ट चीज़ें सारी ऐसे की ऐसे याद होनी चाहिए, क्योंकि जो सीधा प्रश्न देखने को मिलता है यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलता है इनकी उत्पत्ति से संबंध में। तो ये तो हो गया इनकी उत्पत्ति के संबंधी। इनका संस्थापक आपको विशेष ध्यान रखना, स्थापना कब की थी, तो 551 में की थी। कहाँ पर की थी, सांबर झील के आसपास का क्षेत्र। और यहाँ पे ही एक मंदिर है शाकंभरी माता का मंदिर, तो वो भी आप ध्यान रखें। बाकी अब देखिए ये तो हो गया उत्पत्ति से संबंधित। और अब हम पढ़ते हैं इनके क्या है कि कौन कौन सी शाखाएं हुई है, कहाँ कहाँ पर इनकी शाखाएं विस्तार की है, तो उनके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। ये स्लाइड देख लीजिए, इनकी स्क्रीनशॉट ले ले, इसके बाद बढ़ते हैं आगे।
हाँ तो दोस्तों मिलते हैं। अब देखिए इनकी शाखाओं के बारे में एक बात कर लेते हैं कि इनकी जो शाखा है वो कहाँ कहाँ तक गई है और वहाँ पे कौन कौन से संस्थापक हुए हैं शाखा का विस्तार करने वाले। तो उनके बारे में देखिए, इनकी देखिए शाखा की अगर बात करें तो सबसे पहले तो प्रमुख केंद्र आपको पता होना चाहिए कि जो कि सांबर में है, जो कि वासुदेव ने इसकी स्थापना की थी सांबर के आसपास के क्षेत्र को। तो सबसे पहले देखें प्रमुख जो शाखा मानी जाती है वो है सांबर के चौहान। अब इसके बाद जो इनका विभाजन हुआ शाखाओं में, उनमें देखिए अजमेर के चौहान जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं। हम जब पढ़ेंगे तब डिटेल से इनमें जानेंगे कि अजमेर के कौन कौन से महान शासक हुए हैं उनके बारे में। तो बाकी देखिए अजमेर की जो स्थापना की, यहाँ पे चौहान वंश की जो स्थापना करने वाले थे वो अजयराज थे। तो अजयराज जो चौहानों की स्थापना एक नई शाखा के रूप में करने वाले वो अजमेर में, तो देखिए अजयराज थे। और उसके बाद बात करते हैं रणथंभौर के चौहान। तो रणथंभौर में अपनी शाखा की स्थापना करने वाला वो था गोविंदराज। देखिए गोविंदराज था वो अजमेर की शाखा से ही संबंधित था, यानी गोविंदराज जो कि अजमेर के जो शासक थे पृथ्वीराज III उसके ही पुत्र थे गोविंदराज। तो उसी के पुत्र होने के साथ साथ यहाँ पे आ गए थे, तब इन्होंने रणथंभौर में नई शाखा की स्थापना की चौहानों की। उसके बाद देखिए नाडोल के चौहान, नाडोल पड़ता है पाली में, ये भी आप पता रखें, पाली के अंतर्गत पड़ता है नाडोल। तो नाडोल में भी चौहान वंश की स्थापना की, तो वो किसने की थी? लक्ष्मण ने की थी। आगे देखिए इनकी डिटेल से हम जब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो इनकी डिटेल से भी पढ़ेंगे। अभी इनकी बस शाखाओं के बारे में बात कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे चौहान वंश की शाखाएं बाद में विस्तृत हुई है। देखिए बूंदी में भी चौहान वंश की शाखा का स्थापना हुआ था, जो कि बूंदी में करने वाला था देवा। तो इतना सा भी याद रखें, बाद में डिटेल से भी हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। सिरोही की अगर बात करें कि सिरोही में भी चौहान वंश की स्थापना करने वाला वो था लुम्बा। उसके बाद बात करें जालोर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है पढ़ने की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से। चौहान के जो वो जालोर के जो चौहान थे वहाँ की स्थापना करने वाले थे कीर्तिपाल, जिसे कीतु भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, कीर्तिपाल एवं कीतु की बात करें तो वो एक ही शासक है जो कि जालोर के चौहान वंश की शाखा का स्थापक था। तो ये ध्यान रखना, ये है चौहानों की कुछ शाखाएं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये इनकी शाखाओं की विस्तार है जो कि इस प्रकार है। बाकी आपको डिटेल से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। बाकी ये है शाखाएं जो आपने देखी। आज का वीडियो तो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चौहानों का इतिहास, जो कि कौन से? अजमेर के चौहान। तो अजमेर के चौहान के साथ साथ हम सभी को लेते हुए चलेंगे। हम कल से पढ़ेंगे अजमेर के स्पेशल जो चौहान है अजमेर के, उनके बारे में, जो कि देखिए पढ़ने की दृष्टि से तो वैसे बहुत डीप तक हम पढ़ सकते हैं, इसको डिटेल से पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे को एग्जाम की दृष्टि से अपने लेवल के अनुसार चलना है। तो उसी प्रकार हम बात करेंगे, इसे एग्जाम की दृष्टि से ही बात करते हुए रहेंगे। देखिए इनका स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे अजमेर के चौहान, तो डिटेल से हम उसको पढ़ेंगे। कल की क्लास जरूर देखिएगा, मिस मत करिएगा किसी चीज़ को। और देखिए ये जो है ये चीज़ें में इनको आप नोट्स मेकिंग पैटर्न पे बनाते रहिए। जिस हिसाब से बनाने चाहिए वो आप देखिए, मैं उसी तरीके से पढ़ाता हूँ, तो आप बनाते रहिए, क्योंकि डायरेक्ट जो सिलेबस है आपका कंप्लीट होने वाला है। तो आज की हमारी 6वीं क्लास थी जो यहीं समाप्त होती है। कल 7वीं क्लास में हम पढ़ेंगे अजमेर के चौहान। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।